स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज ऐसे क्वेश्चन दोस्त देखने वाला हूं जो इन्वायरमेंट से यानी पर्यावरण से दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण से दोस्त आपके एग्जाम में ठीक है 4 से 5 सवाल दोस्त आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में भी था मेरे भाई, उसमें से मेरे भाई उसमें भी ठीक है 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से पूछा गया है। तो आपके सिलेबस जो लाइन अटेंडेंट है मेरे भाई उसमें भी आपका जो है वो पर्यावरण का सिलेबस दिया गया है। तो आपके एग्जाम में भी दोस्त जो है वो 4 से 5 सवाल देखने को मिल जाएंगे। इसलिए दोस्त इस वीडियो में कंप्लीट आज ठीक है पर्यावरण से रिलेटेड दोस्त क्वेश्चन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो दोस्त काफ़ी लंबी हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई हो सकेगा इस वीडियो में करेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर बच जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्त आपको करवा देंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सभी के पास दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए जिस भी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपको पता होगा आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला यह रहा, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेरे भाई जैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं? जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारा टारगेट ये रहेगा कि रिवीजन के टाइम में दोस्त आपको जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है, यानी जितना मेरे भाई कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। तो आपको मेरे भाई ठीक है क्लास में दोस्त बने रहना है। ठीक है, और अधिक से अधिक मेरे भाई क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपके पास टाइम बहुत कम है। 26 तारीख से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है। चलिए 26, 27, 28, 29 4 दिन ये लाइन अटेंडेंट का एग्ज़ाम चलेगा। चलिए मेरे भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, ये आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपका एग्ज़ाम मेरे भाई कब है, ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बात करें तो ये है ए ठीक है ल्यूवनेक। मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं LPCB 2 में पूछा गया सवाल है। इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं मेरे भाई। जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंट ठीक है पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं करवा रहा हूँ। चाहे वो किसी भी एग्जाम में मेरे भाई पर्यावरण के क्वेश्चन आपके ठीक है जिस भी सिलेबस में दिया रहेगा मेरे भाई उसी तरह से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो रेलवे का है। ठीक है, MP बिजली विभाग में कैसे आ जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन वही रहता है चाहे वो रेलवे में पूछे चाहे वो MP बिजली विभाग में पूछे या अदर ठीक है पोस्ट में सिलेबस में दे दिया जाए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछे जाएंगे। चलिए मेरे भाई ये रहा आपका अगला सवाल। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन खाली स्थान का उत्पाद है। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन खाली स्थान का उत्पाद है। ये किसका उत्पाद है मेरे भाई? ये है ऑक्सीजन पर बैंगनी यानी UV विकिरण के प्रभाव का उत्पाद है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? अलेक्जेंडर जी हमारे जो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी जो हैं वो कौन सी चीज़ की खोज की थी? तो वो किए थे मेरे भाई पेनिसिलिन की खोज। किसकी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अगर दोस्त आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आपको बताना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है। इससे ये रहेगा मेरे भाई कि आप अपने तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपकी तैयारी कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ठीक है विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची रेड लिस्ट में बनाता है? तो ये बनाता है कौन सा संगठन? AUCN। कौन सा? AUCN, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें खालिस्तान % मीथेन होता है।
बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है, क्योंकि इसमें कितना परसेंट मीथेन होता है, ये होता है 75%। कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 75%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट मेरे भाई, ये होगा 75%। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर कहलाता है। ठीक है, गन्ने से मीठा रस जब निकल जाता है मेरे भाई, तो जो चीज़ें बच जाती है, ठीक है, जैसे आप गन्ना के रस पीते हैं, जाते हैं आप दुकान में, तो क्या करते हैं, उसे मशीन में डालकर गन्ना के रस निकाल देते हैं, और दोस्त वो जो पदार्थ है, मतलब गन्ना है, उसका जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो उसे हम फाइबर क्या बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरे भाई का क्या कहलाता है, खोई या बगेस कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवांशिक सामग्री डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। ये चीज़ मेरे भाई कौन करता है, ये करता है आयनीकारक विकिरण। कौन करता है, आयनीकारक विकिरण क्या करता है मेरे भाई, जीवित कोशिका को परमाणुओं को प्रभावित करता है और आनुवांशिक सामग्री को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। कौन करता है, आयनीकरण विकिरण। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। हमारे भोजन में मौजूद काफ़ी पालक, ठीक है, प्याज, चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करता है। चलिए, ये तत्व जो प्रदान करता है वो है क्लोराइड। कौन सा है, क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। हमारे आहार में मौजूद अनाज, ठीक है, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करता है। तो कौन सा तत्व मेरे भाई प्रदान करते हैं, मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट, ये प्रदान करते हैं मेरे भाई तांबा। कौन, तांबा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। खाली स्थान वायु प्रदूषण का एक उप समुच्चय ठीक है, सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। ये है मेरा भाई एरोसोल। क्या है, एरोसोल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा, एरोसोल। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये पहुंचा सकते हैं मेरे भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन पहुंचा सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कणों में खाली स्थान के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने की थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है। ये किसके कारण होता है, ये होता है आर्सेनिक के कारण। किसके, आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक के लगभग कितने कण, 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने में क्या होगी, थकान होगी, चक्कर आएगा और सिर दर्द होने लगेगा, यानी किसके, आर्सेनिक की मौजूदगी, सॉरी मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म की मौजूदगी में। किसके, क्लोरोफॉर्म की मौजूदगी मेरे भाई, किसके मौजूदगी मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म। किसके, क्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के खाली स्थान स्रोत होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के खाली स्थान स्रोत होते हैं। ये होते हैं मेरे भाई गैर नवीकरणीय स्रोत। कैसे, गैर नवीकरणीय स्रोत ये होते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है वो गैर नवीकरणीय, ठीक है, स्रोत होते हैं। अगला सवाल ये रहा, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड खाली स्थान होते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे भाई अम्लीय ऑक्साइड। क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसके आंसर सभी लोग बताइए। हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं। तो ये प्रदान करती हैं पोटेशियम। क्या प्रदान करती हैं, पोटेशियम। हमारे आहार में मौजूद हरी पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में क्या प्रदान करती हैं, ये प्रदान करती हैं मेरे भाई पोटेशियम। अगला सवाल ये है आपका, और इसमें बोला गया है पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति
किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजनों को खाली स्थान कहा जाता है। इसको हम कहते हैं परिस्थितिकी अनुकूलन। क्या कहते हैं? परिस्थितिकी अनुकूलन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? अत्यधिक जहरीली मेरे भाई, और जो अत्यधिक जहरीली होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है, रंगहीन होती है, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे भाई ये होती है CO। ठीक है, CO मेरे भाई ये जो होती है बहुत ही मेरे भाई जहरीली होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए मेरे भाई अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? कौन सा खतरनाक पदार्थ है जो फेफड़ों के कैंसर का कारण इसमें से बन सकता है? ये है अभ्रक के कण दोस्त। अभ्रक के कण दोस्त क्या हो सकते हैं? फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है मेरे भाई, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेरे भाई वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। चलिए सल्यूशन हम देखते हैं, तो सल्यूशन से दोस्त आपके कई क्वेश्चन कवर हो गए। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों वायु के समूह को हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अन्य गैसें भी शामिल होती हैं इनमें। ठीक है, चलिए और बात करते हैं दोस्त। तो वातावरण तापमान के आधार पर परतों से बना होता है। परतें जो है वो है क्षोभ मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, मीसोस्फीयर और वाह वायुमंडल। और बात करते हैं मेरे भाई, पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर एक और क्षेत्र को क्या हम बोलते हैं? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। विमान समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। विमान जो है मेरे भाई कौन से है ना मंडल में उड़ान भरते हैं? ये भरते हैं परत में समताप मंडल में। कौन से परत में? समताप मंडल में। विमान जो है कहाँ उड़ते हैं मेरे भाई? समताप मंडल में। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का पतला हिस्सा जो है वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। कौन करता है? पृथ्वी के वायुमंडल का पतला हिस्सा जो है वो हानिकारक पराबैंगनी को करता है, अवशोषित करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत के रूप में हम जानते हैं। किसको? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। चलिए वायु एक है मेरे भाई, वायु एक क्या है? वायु एक मेरे भाई मिश्रण है। इसमें कई गैसें जो है मिश्रण होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। सभी जो गैस है मेरे भाई इसमें मिश्रण होता है, इसलिए वायु जो है वो मिश्रण कहलाएगा। चलिए इसके सल्यूशन में चलते हैं। सल्यूशन देखने से फ़ायदा ये है मेरे भाई, आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वायु एक विषय मिश्रण का एक उदाहरण है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में हवा जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% मेरे भाई ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.17% अन्य गैस की संरचना है। ये आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आंशिक पदार्थ को भिन्नता आश्वासन अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है भाई, इसलिए हवा एक विषम मिश्रण है। हवा क्या है? एक विषम मिश्रण है। अगला है, एक मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का सम्मेलन है। प्रत्येक भाग लेने वाले पदार्थ की एक सतत पहचान होती है। मिश्रण को उनकी संरचना के आधार पर सजातीय और विषम रूप में प्रतिष्ठान किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सजातीय मिश्रण इसकी एक समान संरचना है, असमांगी मिश्रण इसकी एक गैर समान संरचना होती है। अगला सवाल ये है आपका, बोला गया है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा हमने अभी बताया आपको 78% होती है। कितनी होती है? 78% मेरे भाई इसकी जो है मात्रा होती है। इसमें हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन शुष्क हवा के प्रमुख घटक हैं। कौन सी हवा के? शुष्क हवा के घटक है मेरे भाई। प्राचीन काल में वायु को एक शुद्ध पदार्थ के रूप में माना जाता था, लेकिन बाद में कई गैसों का मिश्रण ये पाया गया। ठीक, चलिए
नाइट्रोजन के बारे में दोस्त, वायु का संगठन स्थिर नहीं होता है और स्थान स्थान पर बदलता रहता है। वायु का जो संगठन है वो स्थिर नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता? स्थिर मेरे भाई नहीं होता। क्या होता है? ये जो है स्थान स्थान पर बदलता रहता है। शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 78.09% होती है, लगभग मेरे भाई 78% है। वायु के प्रमुख घटक की बात करें तो कौन कौन से है वायु की घटक? ये हो गया जलवाष्प दोस्त, वायु की घटक हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। धुआं और धूल के कण हो जाएंगे, धुआं और धूल के कण हो जाएंगे। शुष्क हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% होती है, यानी 21% के लगभग मेरे भाई ये होती है, ठीक है। इनके नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? चलिए इसका आंसर बताइए मेरे भाई सभी लोग, क्या होगा बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? वायु में कौन सी नहीं पाई जाती? हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाया जाता है, नियान पाया जाता है, लेकिन रेडान नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? रेडान मेरे भाई नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 निष्क्रिय गैसों का है। किसका है मेरे भाई? समूह जो 18 है वो निष्क्रिय गैसों का है। आर्गन सहित गैसों की एक श्रृंखला का एक समूह हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान है। रेडान सभी में एकमात्र रेडियोधर्मी है जो वायुमंडली में भी मौजूद नहीं है। चलिए रेडान आमतौर पर गुलित रेडियम, थोरियम व यूरेनिक यौगिकों रेडियोधर्मी 6 पदार्थ होते हैं। निष्क्रिय गैसों को निष्क्रिय और दुर्बल गैसों को रूप में दोस्त ये जाने जाते हैं। चलिए अगला दोस्त ये रहा सॉल्यूशन। सभी निष्क्रिय गैसों पानी में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? सभी जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो पानी में अघुलनशील होती हैं। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान गैसों के आंशिक आवेशन और द्रवीकरण के तरीकों का उपयोग करके वायु पृथक इकाई में हवा से प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिए मेरे भाई। आपके एग्जाम में 4 से 5 मेरे भाई सवाल आपके बनेंगे पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्त कंप्लीट आपको बने रहना है। अगर चैनल में न्यू है मेरे भाई तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया। आप वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई लेकिन लाइक नहीं करते, ज़रूर से मेरे भाई लाइक कर दीजिए। आपके लिए काफ़ी मेहनत मेरे भाई कर रहा हूँ, ठीक है। जितना भी हो सकता है मेरे भाई सभी सब्जेक्ट को मेरे भाई आपके लिए सभी क्लासेस जो है वो लेकर आ रहा हूँ, तो आप प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन का। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण जल वाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने आपको नाइट्रोजन का प्रतिशत बता दिया था, 78% होता है। वातावरण को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा है? मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड मेरे भाई जो है वो मेरे भाई कार्बन, जो मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा मेरे भाई क्या है? प्रदूषित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नदी में जल दूषित करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन मोनोऑक्साइड है। नदी में जल प्रदूषण को ऑक्सीजन की गुलित मात्रा से मापा जाता है। किससे मेरे भाई मापा जाता है? जल प्रदूषण अगर हमें मापना है तो ऑक्सीजन की गुलित मात्रा से मेरे भाई ये माप सकते हैं कितना प्रदूषण है। नाइट्रोजन एक रंगहीन और स्वादहीन गैस है। कैसा है मेरे भाई? नाइट्रोजन एक क्या है? रंगहीन और स्वादहीन गैस है। यह प्रोटीन के निर्माण खंड, क्लोरोफिल और अमीनो एसिड का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। ये भी दोस्त आप याद रखिए। चलिए ये फैक्ट दोस्त आपको याद रखना, हाइड्रोजन की खोज जो है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। कौन किया था मेरे भाई? ये आप याद रखिए। जो हाइड्रोजन की खोज मेरे भाई वो किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है ये कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। सबसे अधिक मेरे भाई किसकी मात्रा है? नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन की मेरे भाई सबसे अधिक मात्रा है, तो नाइट्रोजन मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है सॉल्यूशन में, इसको आप देख लीजिए। हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है। वायु में पाए जाने वाले मुख्य गैस नाइट्रोजन 78%। ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दी है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ये सभी चीज़ें दोस्त बता दी हूँ। रेडान एवं निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये भी बता चुका हूँ। नाइट्रोजन गैस को खाने वाला चिप्स में भरा जाता है। इसमें नाइट्रोजन गैस को जो मेरे भाई खाने वाला जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है।
चलिए, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी ये गैस है। अगला सवाल दोस्त ये है, हाल फिटर में पूछा गया है, ठीक है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं तो किस गैस की कमी हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी मेरे भाई, किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई जो पौधे होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चलिए, तो इसलिए दोस्त आपको पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधे प्राण वायु, ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाले एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है। अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। चलिए, अगला फैक्ट देखते हैं। तो ऑक्सीजन एक वायुमंडल में जरूरी घटक है, इसे प्राणवायु भी कहते हैं। अगला फैक्ट है मेरे भाई, ऑक्सीजन ईंधन जलाने, ताप बिजली पैदा करने, वाहन चलाने, ठीक है, बैटरी बिजली चलित वाहन को छोड़कर के लिए जरूरी है। चलिए, अगला फैक्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, इस वजह से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। अगला सवाल दोस्त ये रहा, डीआरडीओ में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य जो है वो पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधों का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? ये नहीं है वायु का प्रदूषण, ठीक है। वायु का प्रदूषण मेरे भाई पेड़ पौधे नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरे भाई वायु का प्रदूषण करती है। सौर का अवशोषण भी प्रदूषण करती है। ऑक्सीजन की विमुक्ति ये भी दोस्त है, ठीक है, प्रदूषण करती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या विमुक्ति। चलिए, इसमें बारे में फैक्ट के बारे में बात करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे पौधों की कतारों खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। अगला फैक्ट दोस्त ये है कि पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, जबकि ये वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। जो पेड़ पौधे हमारे हैं वो वायु प्रदूषण नहीं करते मेरे भाई, क्योंकि वायु प्रदूषण की रोकथाम में ये सहायक होते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.3% होती है। 0.03% मेरे भाई ये होती है। कौन होती है मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितनी है? 0.03% है। चलिए, अगला फैक्ट मेरे भाई ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। यानी कार्बन के, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु, ठीक है, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा बना हुआ है। चलिए, अगला फैक्ट है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जैसे CH4 हो गया, ठीक है, C2H6 हो गया, ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसमें हम देखते हैं अगला फैक्ट जो है, पृथ्वी के सभी सजीव अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है। क्या करता है मेरे भाई? सभी जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? त्याग करता है। चलिए, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए सभी लोग। बोला क्या गया क्वेश्चन में? परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंध का अध्ययन है। चलिए मेरे भाई बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और वीडियो को एक बार मेरे भाई सभी के पास शेयर कर दीजिए। एक बार सभी के पास दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और लाइक नहीं किया मेरे भाई तो सभी लोग लाइक कर दीजिए। और चैनल में न्यू है, चैनल को जल्दी से मेरे भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। बोला गया है परिस्थिति निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंध अध्ययन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीव और वातावरण। क्या होगा? जीव और वातावरण में भाई सॉल्यूशन दिया गया है आपका, इसके बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन देखने से दोस्त आपको कई फायदे होते हैं मेरे भाई, कई क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। परिस्थिति जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा वातावरण के मध्य पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसकी बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है, ठीक है। परिस्थिति एक जनक अलेक्जेंडर वान, ठीक है, हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक। ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये है, भारत में रामदेव
मिश्रा को परिस्थिति का जनक कहा जाता है? किसको? रामदेव मिश्रा को मेरे भाई परिस्थितिकी का दोस्त जनक किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा को। जीवमंडल पृथ्वी का एकल सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र है, कौन सा है मेरे भाई? जीवमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी का बाहरी हिस्सा है जो क्रस्ट और ऊपरी मेटल, ठीक है, ऊपरी हिस्से से ये बना हुआ है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। परिस्थिति तंत्र संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो इसको किसने किया था मेरे भाई? टॉन्सले ने। किसने किया था? टॉन्सले ने। चलिए, कब किया था ये आप देख लीजिए। परिस्थिति तंत्र का संकल्पना सर्वप्रथम टॉन्सले द्वारा 1935 में प्रस्तावित किया गया। परिस्थिति तंत्र शब्द को 1930 में राय क्लाम्फा द्वारा एक पर्यावरण के संयुक्त शारीरिक और जैविक घटकों को निरूपित करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख लीजिए। और समान रूप से जीवमंडल के सभी संघटकों को समूह जो परस्पर क्रिया सम्मिलित हैं परिस्थिति तंत्र कहलाता है। परिस्थिति तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिनमें से ऊर्जा तथा पदार्थ लगातार निवेश तथा ठीक है वही गमन होता रहता है। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इनमें से? यह जैविक अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये मेरा भाई सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादन है, सही है। यह बंद तंत्र है, ये मेरा भाई गलत है। यह प्रकृति संसाधन तंत्र होता है, सही है मेरा भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए इसमें हम देखते हैं इसके बारे में। तो परिस्थिति तंत्र एक खुला तंत्र होता है, कैसा होता है मेरा भाई? खुला तंत्र। और क्वेश्चन में बोला गया मेरा भाई कौन सा मतलब गलत है, तो उसमें बोला गया था बंद तंत्र होता है। ऊर्जा तथा पदार्थ का लगातार निवेश एवं बहिर्गमन करता है। एक परिस्थिति तंत्र में जैविक घटक होते हैं जिनमें से जीव और अजैविक घटक होते हैं, जिसमें तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी, खनिज जैसे भौतिक ये कारक होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति तंत्र के संबंध में सही नहीं है? परिस्थितिकी से तो यह मेरा भाई यह एक बंद तंत्र होता है। यह बंद तंत्र नहीं होता, खुला तंत्र होता है। क्वेश्चन दोस्त रिपीट हो चुका है एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो बृहद जो है सबसे बड़ा है मेरा भाई, वो कौन सा है? वो है मेरा भाई जैव मंडल। कौन सा है? जैव मंडल है सबसे बड़ा। कौन सा है? जैव मंडल। चलिए जैव मंडल के बारे में जानते हैं। तो जैव मंडल मिट्टी, सेल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र है, जिसमें साथ ही जीवित संबंधित हैं। चलिए मेरे भाई जैव मंडल यह जीवों का भरण पोषण करता है। कौन करता है? जैव मंडल। इस प्रकार के जैव मंडल का आधारभूत ग्रहित तंत्रीय होते हैं, जिसमें जैविक एवं अजैविक दो संगठन होते हैं। एक परिस्थिति तंत्र एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जैविक समुदाय के बीच ये अंतःक्रिया होती है। चलिए अगला सवाल दोस्त देखते हैं। तो क्या पूछा गया था? पूछा गया था एक घास स्थलीय परिस्थिति तंत्र के खाद्य श्रृंखला में घटक का सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा घास। घास कौन खाएगा? टिड्डा, मेढक, सर्प। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो जो घास है मेरा भाई वो उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक है। टिड्डा जो है वो प्राथमिक उत्पादक है। मेढक जो है मेरा भाई वो द्वितीय उत्पादक के अंतर्गत आएगा। सर्प जो है मेरा भाई वो तृतीय उत्पादक के अंतर्गत आएगा। चलिए और कुछ फैक्ट यहाँ देख लेते हैं मेरे भाई, कौन कौन से फैक्ट दिए गए हैं। वे यह दिखाते हैं कि जानवर भोजन के लिए अन्य जीवों पर कैसे निर्भर करती हैं। चलिए अगला फैक्ट है घास के मैदान का परिस्थिति तंत्र उत्पाद की घास होती है, जिसे प्रथम पोषण स्तर, ठीक है, फूड लेवल कहते हैं। इसमें हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल दोस्त ये है कि इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए मेरे भाई कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसमें करता है मेरे भाई खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास, फिर बकरा, फिर आदमी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। चलिए इसमें आप देखेंगे तो जैविक कारक परिस्थिति तंत्र में
अजैविक भौतिक और रासायनिक तत्वों को संदर्भित करते हैं। अजैविक संसाधन आमतौर पर स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल से प्राप्त किए जाते हैं। अजैविक कारकों को उदाहरण जैसे हो गया पानी हो गया, मिट्टी हो गया, धूल और खनिज हो गया। ठीक, इसमें आप देखेंगे जो जैविक कारक परिस्थिति में जीवित रहने वाले जीव होते हैं, ये जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और प्रजनन में सक्षम होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जीव कारकों को उदाहरण जो है पशु हो गया, पक्षी हो गया, पौधे हो गए, कवक हो गया और अन्य सभी जीव हो जाए। वायु जीवी संगठन नहीं है। ठीक, जीवीय संगठन, ठीक है। बायोमेट्रिक कंपोनेंट्स ऐसे जीवित वस्तु हैं जो परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं, ये आप याद रखिए। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन करेगा मेरा भाई? घास करेगा, बकरी तथा मानव, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास जो है वो उत्पादक है, बकरी जो है मेरे भाई प्राथमिक उत्पादक है और मानव जो है वो द्वितीय उत्पादक है। ठीक, अगला सवाल, प्राथमिक उपभोक्ता जो है सीधे पेड़ से जुड़े रहते हैं, उदाहरण जैसे शाकाहारी बकरी। चलिए द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता बड़े पैमाने पर मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी को खाते हैं, उदाहरण जैसे मांसाहारी, शाकाहारी। एक तृतीयक उपभोक्ता एक जानवर है जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है। चलिए इसमें आप देखेंगे तो अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से परिस्थिति तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठन नहीं है? जीवी संगठन कौन सा नहीं है? वनस्पति है, जानवर है, जीवाणु है, वायु मेरे भाई नहीं है। जीवीय संगठन ऐसी जीव वस्तुएं हैं जो परिस्थिति तंत्र का निर्माण करती हैं, लेकिन वायु दोस्त परिस्थिति तंत्र का निर्माण नहीं करती। इसमें आप देखेंगे तो वायु जो है जीवी संगठन नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति तंत्र दो मुख्य घटकों जैसे जैविक हो गया, अजैविक से बना होता है। जैविक घटक तीन भागों से जैसे उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक से बना होता है। और जीवाणु मेरे भाई, जीवाणु कवक परिस्थिति तंत्र में अपघटक हैं। अजैविक घटक कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोनिक पदार्थ और जलवायु कारक जैसे पानी, प्रकाश, तापमान, वायु आदि होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो परिस्थिति तंत्र श्रृंखला के संदर्भ में लिखने से कथन पर विचार करना है। तो परिस्थिति तंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में मुझे विचार करना है। तो मेरे भाई इसका जो विचार हो जाएगा वो होगा मेरे भाई, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। मतलब क्या होता है मेरे भाई कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं चीज़ें। ठीक, जैसे घास हो गया, ठीक है, फिर बकरी हो गया, यानी जो मेरा भाई घास खाती है वो कौन खाता है? बकरी खाती है। इस तरह से मेरा भाई ये श्रृंखला बनता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कुछ फैक्ट दिया गया है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तर है ना, स्तर श्रृंखला में होता है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। परिस्थिति तंत्र के विभिन्न पेड़ पौधे एवं अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं से माध्यम से पहुँचाते हैं। परिस्थिति तंत्र एक खुला तंत्र है। ठीक है, कैसा है? खुला तंत्र है। परिस्थिति तंत्र प्राकृतिक संसाधन होता है, अर्थात इसकी अपनी उत्पादक होती है। ये याद रखिए आप। अगला सवाल ये रहा, इसमें बोला गया है एक परिस्थिति तंत्र जो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के नीचे मेरे भाई कोट से सही उत्तर चुनिए। चलिए कोट से सही उत्तर हमें चुनना है, इसमें से इनमें कौन सा उपभोक्ता है। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई हो जाएगा एक परिस्थिति तंत्र में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें हो जाएगा मेरे भाई प्राथमिक जो उपभोक्ता हो जाएंगे वो चींटी हो जाएगा। ठीक है, चींटी हो जाएगा मेरे भाई, हिरण हो जाएगा, लोमड़ी, बाघ तो मेरे भाई मांसाहारी के अंतर्गत आता है, लोमड़ी भी, लेकिन ये में चींटी हो जाएगा और हिरण, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल दोस्त देखते हैं। अगले सवाल से पहले मेरे भाई इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही दोस्त जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जितने भी हमारे शाकाहारी प्राणी हैं
ठीक है, वो किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। दिए गए विकल्प में से जैसे हिरण हो गया, हिरण शाकाहारी प्राणी है, ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी जो है वो अपघटक है, ठीक है, चींटी कैसी है मेरे भाई, वो अपघटक है तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। चींटी दोस्त दोनों श्रेणी में आएगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। तो यह पौधे को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। दोस्त जो चींटी होती है वो पौधे को खाकर क्या करती है, सेल्यूलोज से दोस्त क्या करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। कुछ अन्य शाकाहारी कीट जैसे हैं टिड्डे हो गए, एडकिट्स हो गया, पक्षी हो गया तोता, और कुछ स्तनधारी हो गए, स्थिली हो गया, पारिस्थितिकी हो गया तंत्र से, भेड़ हो गया, मवेशी हो गया, बकरा, गधा, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मोलस्का है। मेरे भाई इसमें जो है वो शाकाहारी के अंतर्गत जो स्तनधारी है वो मनुष्य भी आता है, ठीक है, मनुष्य भी मेरे भाई ये आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो परिस्थिति तंत्र में प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र और कृत्रिम परिस्थिति तंत्र के रूप में भी वर्गीकृत इसमें हम करते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। चलिए मानव को देख लेते हैं मेरे भाई। तो मानव क्या है, मानव मेरे भाई है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। कैसा है मेरे भाई, मानव जो है वो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक। कैसे है मेरे भाई, ये जान लेते हैं फैक्ट। तो साग सब्जी का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। मेरे भाई शाकाहारी खाएगा तो कितने प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, मांस खाएगा फिर द्वितीय उपभोक्ता में आएगा, दोनों खा रहा है मेरे भाई, ठीक है, मनुष्य जो है दोनों खा रहा है। मनुष्य को तभी प्राथमिक उपभोक्ता में माना जा सकता है तब वो पौधे एवं वन्य पौधों को भोजन करता है। जब वो प्राथमिक उपभोक्ता जानवरों को खाते हैं तो उन्हें द्वितीय उपभोक्ता में माना जा सकता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार की खाद्य श्रृंखला के दूसरे और साथ ही तीसरे स्तर उसी स्तर पर हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में परिस्थिति तंत्र के विभिन्न जीवों को परस्पर भोज्य निर्भर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला जो हमारे दिया गया है उसमें क्या है कि भोजन पर डिपेंड रहता है, कौन किसको खाएगा, ठीक है। जैसे मेरे भाई बकरी हो गया वो घास को खाएगी, ठीक है, और बकरी को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। इस तरह से मेरे भाई ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है, ठीक। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं मेरे भाई। इसमें आप फैक्ट देखेंगे तो भोजन के लिए सभी जीव वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, ठीक है, सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं अगला सवाल। परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पाद घटक है, परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पाद है, ठीक है। तो ये मेरे भाई हरे पौधे, कौन सा है, हरे पौधे मेरे भाई उत्पादक के रूप में दोस्त ये आते हैं। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर का अंतर्गत मेरे भाई कौन आएगा, हरित पादा पाएंगे, कौन आएंगे, हरित पादा प्रथम पोषी है ना पोषक स्तर के अंतर्गत। इसमें आप देखेंगे तो वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्रथम पोषक यानी उत्पादक कहलाते हैं। इसे भोज्य क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी भी जी आते हैं, है ना, जो पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, इसलिए पौधे को उत्पादक या स्वपोषी और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा देते हैं, ठीक है। उत्पादक को स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और जंतु जो होते हैं वो उपभोक्ता की संज्ञा में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। तो भोजन के लिए सभी जीव वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उत्पादकता हमेशा स्वपोषी होती है। सेल्यूलोज ग्लूकोज शरीर का ईंधन कहलाता है। उत्पाद को परिवर्तक तथा ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। उत्पादक को मेरे भाई क्या कहते हैं, परिवर्तक तथा ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। अगला सवाल ये है, बोला गया है परिस्थिति तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा मेरे भाई कथन होगा इसमें से, ये हो जाएगा स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, ये सही है। द्वितीय उपभोक्ता का संदर्भ पर पोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादक से होते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। इसके पहले मेरे भाई सोल्यूशन दिया गया है, इसको हम देख लिए हैं। इसमें आप देखिएगा कुछ चार्ट दिया गया मेरे भाई इसमें, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे ऊपर मेरे भाई आ जाएगा मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा? मांसाहारी आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आएगा, ठीक है। इसमें दोस्त प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये आप देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से उत्पादक बनता है यानी पेड़ पौधे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय स्रोत मेरे भाई इनमें से है सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत मेरे भाई सौर ऊर्जा है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा है एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकार के शामिल किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है, ठीक है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसको नवीनीकृत किया जा सकता है। ना ही केवल पर्यावरण के अनुकूल बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ जुड़े होते हैं। इनका दोबारा से पुनः पूर्ण नहीं हो सकता। उस ऊर्जा को अनवीनीकरणीय ऊर्जा हम कहते हैं। जैसे कोयला हो गया मेरे भाई, कोयला एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तथा पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल भी एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये जैसे ऊर्जा के स्रोत हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अनवीनीकरणीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिए, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपकी अगर पूछेगा तो आपको मेरे भाई बताना है। सौर ऊर्जा जो है वो सीधे सूर्य से प्राप्त की जा सकती है, नवीनीकरणीय के अंतर्गत आता है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीव जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, जंतु का सहारा है। चलिए इसमें आप देखेंगे तो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की सहारा प्रमुख रूप से ये सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सौर ऊर्जा की दो प्रमुख यानी ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो पहला जो है प्रकाश विद्युत शेल की सहायता से ऊर्जा से गर्म करने के बाद इसमें विद्युत जनित्र चलाकर, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन मेरे भाई कौन सा नहीं? चलिए बताइए। तो कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया मेरे भाई, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। लेकिन यूरेनियम जो है मेरे भाई ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। मरे हुए जानवर और पेड़ पौधों को अवशेषण लंबे समय में इसी तरह के ईंधन में बदल जाते हैं, ठीक है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट। यह प्रक्रिया पूरी तरह से लाखों साल लगते हैं। इसका उपयोग बहुत संयम से करने की ज़रूरत है, नहीं तो यह पूरी तरह से क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। कौन कौन से? पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है मेरे भाई। ये एक बार ख़त्म होने के बाद मेरे भाई ये दोबारा आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये दोबारा दोस्त आपको नहीं मिलेंगे और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अनवीनीकरणीय स्रोत हैं सभी। इसमें आप देखेंगे तो जबकि इसमें प्लैंकटन प्राकृतिक गैस तेल में विघटित हो जाता है, जबकि पौधे कोयला बन जाता है। आज मनुष्य इस संसाधनों को कोयला खनन और भूमि और, ठीक है, अपतट पर तेल और गैसों को कुओं की ड्रिलिंग के माध्यम से निकालते हैं। जीवाश्म ईंधन का अनवीनीकरणीय स्रोत है जो कि सीमित है, ठीक। मेरे भाई जीवाश्म ईंधन क्या है? जो अनवीनीकरणीय स्रोत है, जो एक सीमित लिमिट तक मेरे भाई ये है, एक बार ख़त्म होने के बाद मेरे भाई दोबारा वापस नहीं मिलेगा। प्राकृतिक गैस की बात करें तो कई गैसों का मिश्रण, जिसमें मीथेन गैस होती है, ठीक है, और अन्य गैस भी इसमें मिश्रण होती है। अगला सवाल ये है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का। किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मेरे भाई ये है। इसमें आप देखेंगे तो कुछ अधिनियम दिए गए हैं।
जैसे भारत सरकार ने प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए 6 कानून की समीक्षा की है। कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1900 ठीक है 74 में। इसमें आप देखेंगे तो वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, भारतीय वन अधिनियम मेरा भाई 1927 में। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से मेरे भाई क्या तात्पर्य होता है कि कोयला पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने पर मेरे भाई खतरा है, फिर मिलेंगे नहीं। ये मेरे भाई यही दोस्त ये क्या है? संकट है, यही मेरे भाई संकट है। इसमें आप बात करेंगे तो ऊर्जा संकट की मांग वृद्धि और ऊर्जा उत्पादन एवं परिवहन के जीवाश्म आधारित ईंधन पर निरंतर निर्भरता न केवल प्राकृतिक संसाधनों को कम कर रही है बल्कि इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हो रही है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। इसरो टेक्निकल असिस्टेंट 2016 में पूछा गया सवाल है, भारत में धारणी के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत मेरे भाई जल विद्युत, ठीक है। जल विद्युत न प्रदूषण होता इसमें, ठीक है। चलिए इसमें हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कुछ फैक्ट हैं। जल विद्युत भारत में धारणी विकास की दृष्टि से बिजली पैदा करने का सबसे अच्छा स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा का रूप है जो गति में पानी की शक्ति का उपयोग करता है, जिसे बिजली पैदा करने के लिए जल प्रताप से ऊपर बहता पानी है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कुछ फैक्ट, तो जल विद्युत जनरेटर इस यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। एक जनरेटर का संचालन फैराडे द्वारा खोजे गए सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके द्वारा जनरेटर जो है फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। 60% शक्ति गुणक पर भारत की जल विद्युत क्षमता 148,700 मेगावाट अनुमानित है। भारत विश्व स्तर पर, ठीक है, स्थापित जल विद्युत क्षमता के मामले में 5वां स्थान है। ये करंट अफेयर के अंतर्गत आएगा मेरे भाई, लेकिन इसका जो है वो मेरे भाई इसमें आप देखेंगे तो भारत में जल विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? जल परियोजना और बांध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। श्री सैलम बांध नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी में महाराष्ट्र में बनाया गया, ठीक है। निजाम सागर जल विद्युत परियोजना, ठीक है। मोक्ष वल्लभ जल विद्युत परियोजना गोदावरी तेलंगाना में बनाया गया। इसमें हम देखते हैं तो पेन्ना देवलीम जल विद्युत परियोजना पेन्नार आंध्र प्रदेश में, मेट्टूरी जल विद्युत परियोजना कावेरी तमिलनाडु में। चलिए दोस्तों ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है मेरे भाई, ऊर्जा की बात की गई तो सौर सेल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा जो है पर्यावरण को शुद्ध रखेगा, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। पेट्रोलियम से मेरा भाई प्रदूषण होगा, नाभिक विकर्णन से होगा, वन उत्पाद होगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल मेरा भाई ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। ऊर्जा का किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? हमने अभी बात किया सौर में, ठीक है। सौर ऊर्जा मेरे भाई प्रदूषण की समस्या नहीं होती, ठीक है। अभी बात किया भारत में निम्नलिखित में कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ठीक है, नवीनकरणीय स्रोत, ठीक है, ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, ये है मेरे भाई सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा, ठीक, सौर ऊर्जा है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। भूमिगत जल को दूषित है ना वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? ये हैं आर्सेनिक। कौन से हैं? आर्सेनिक। आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो आर्सेनिकोसिस का कारण बनता है, ठीक। अगला फैक्ट की बात करें तो यह पानी में पाया जाता है जो कि आर्सेनिक युक्त चट्टानों से बहता है। और मेटालाइट आर्सेनिक प्रकृति रूप में भूजल में हो सकता है, जैसे कि चीन, भारत, बांग्लादेश सहित मेरे भाई एशिया में सबसे अधिक बार ये देखा गया है, ठीक है। आर्सेनिक जो है विषाक्त के तीव्र लक्षण उल्टी, अन्य
प्रणाली और दस्त, दर्द और खुजली, ठीक है। चावल के पानी, दस्त, ये मेरे भाई सभी हो सकता है आर्सेनिक के साइड इफेक्ट, ठीक है। आर्सेनिक ये सभी मेरे भाई क्या है, साइड इफेक्ट हैं। तो वीडियो को मेरे भाई यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो को मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। वीडियो काफ़ी मेरे भाई लंबी हो रही है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें से बचे हैं, ठीक है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन जो अभी बचे हैं उसको मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो दोस्त अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा से एक कमेंट करके जाइए, ठीक है। चलिए मेरे भाई वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 50 मिनट की वीडियो।